हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज में रैंक 1 हासिल करने वाले अनुभव कांजीलाल जी। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ इज द फीलिंग सर? सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात होती है एंड गेटिंग रैंक 1 इज इनक्रेडिबल, सो हाउ इज द फीलिंग? So let me start first of all by thanking the whole Study IQ team। हाँ, तो पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ Study IQ टीम को, दिव्यांशी जी को, फॉर रीचिंग मी आउट एंड फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और हमें बधाई देने के लिए और हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि ताकि हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रीच आउट कर सके, जो अभी इस फिलहाल कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन में शायद सोच रहे होंगे कि कैसे एग्जाम दे, कैसे फॉलो करें। सो इट्स अ very good initiative you guys are doing, and I my lots of kudos to you guys. First of all, I'll start with that. Then introducing myself, I am Anubhav Kanjilal. I am from West Bengal. So in 2016, I actually did my graduation in law from Department of Law, Calcutta University, and thereafter I was into my practice. उसके बाद हमने प्रैक्टिस चालू किए थे अपने पिताजी के साथ और मम्मी के साथ। दोनों ही वकील है, वकालत करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में और लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो इनिशियली माय जर्नी एज एन एडवोकेट, शुरुआत में तो सब सही थे। इन 2020 सडनली द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, तो उसी समय आई वाज इन माय होम, घर में बैठे थे, काम थोड़ा बंद था हम लोग के लिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से तो किसी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि चलो एक बार डिसाइड करते हैं कि जुडिशियल सर्विस के लिए सोचते हैं, थोड़ा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। और इस सिचुएशन में मैं, अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, माय वाइफ आई शुड मेंशन स्पेशली, शी इज अ जुडिशियल ऑफिसर 2017 बैच, तो उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया कि आप दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हमने इससे पहले कभी सोचा नहीं था या अटेम्प्ट भी नहीं किए थे कि हमें एग्जाम देने हैं या कुछ करने हैं। आई यूज टू गाइड अ फ्यू स्टूडेंट्स जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आई यूज टू गाइड देम एज पर माय नॉलेज। तो उन्होंने जब कहा कि आप देख सकते हैं, तो हमने कहा कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड अकॉर्डिंगली आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ ऑन माई ओन, सेल्फ स्टडी, कोई ट्यूशन नहीं लिए थे। और उसके बाद तो रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स जब आए तो जैसे आपने पूछा, आफ्टर द रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड आई वाज बिट शॉक्ड। ठीक है, एवरीबडी, देखिए सब लोग एग्जाम देते हैं ये सोच के कि हमें सिलेक्शन हो जाएगी, तो आई वाज आल्सो होपिंग दैट कि माय सिलेक्शन इज डन। आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड, आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि हाँ हमारे सिलेक्शन हो जाए। बट व्हेन आई केम टू नो कि आई हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, सो इट वाज अ बिग शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि हमें पता नहीं था या भरोसा नहीं था शायद में भी कि फर्स्ट रैंक हासिल हो सकता है ऐसे प्रिपेयर करके या खुद से पढ़ाई करके। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट। आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी हु वर देयर इन माय जर्नी, जो भी दोस्त थे वगैरह जो भी हमें सपोर्ट किए, उन सबको थैंक करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं। एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी व्हिच आई शुड थैंक एवरीबॉडी हु वर देयर विद मी। अकेले का कुछ होता नहीं, ये माय बिलीफ इज कि आई डिडंट डू इट ऑन माय ओन, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस पे, पूरा चीज पे। तो दिस इज माय जर्नी इन शॉर्ट। सर आपके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि एक लगातार प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग साथ में जी रहते हैं, उनका सभी का जी कंट्रीब्यूशन होता है इतनी बड़ी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। आपने जी भी मेंशन किया और जैसे मैंने भी मेंशन किया था कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, उसको क्लियर करना, उसमें एक लिस्ट में नाम होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड गेटिंग जी। रैंक 1 इज अ नेक्स्ट लेवल, इट्स इनक्रेडिबल। तो आई कैन इमेजिन द फीलिंग प्रॉपरली। थैंक सर जैसे आपने बताया कि 2016 में ग्रेजुएशन के बाद यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद योर पेरेंट्स हु आर जी एडवोकेट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट। ऐसा क्या ब्रेकिंग पॉइंट था लास्ट ईयर व्हेन यू थॉट कि जुडिशरी की तरफ आ सकते हैं? See, this is a very interesting point which you raised. Yeah, this thing also somehow motivated me to join the judicial services as well. The answers to both the questions, I was asked this question. हमसे ये पूछा गया था इंटरव्यू राउंड में कि आप बताइए कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं. Everybody goes through this question, I believe. So this answer is quite similar. मतलब आपका सवाल और ये उनका इंटरव्यू बोर्ड का सवाल का आंसर बहुत सिमिलर है. जब मैं लिटिगेशन में था, मैं प्रैक्टिस करता था खुद, तो आई यूज्ड टू बी एट द अदर साइड ऑफ द बेंच, राइट? आई वाज अ पार्ट ऑफ द बार. So I used to see
कि हम जितना भी कोशिश करते हैं एज अ लिटिगेंट लॉयर, जितना भी कोशिश करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक द डिले ऑफ लिटिगेशन, जो हम लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो एक्चुअली आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ द पीपल, लॉट ऑफ द लिटिगेंट पब्लिक हु आर बिलोंगिंग टू द not so rich strata of the society, coming to the backward state of the society, they used to face a lot of problems कि डेट पे डेट जो हम लोग की कॉन्सेप्ट है कि एडजॉर्नमेंट्स दिए जा रहे हैं या तारीख पे तारीख पढ़ते जाते हैं, ये एक्चुअल में होता है। जितना भी फिल्मी हो, शायद डायलॉग्स फिल्मी हो सकते हैं, बट रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। व्हेनेवर यू गो टू द प्रैक्टिसिंग एरेना, यू नो कि ऐसा होता है। तो दिस एक्चुअली initially motivated me. That was a spark point which you like just now mentioned ki that was a spark point which said ki chalo I can be I'm trying my best ki as an advocate I'm doing my bit, but as a part of the bench, if I'm part of the bench, I can do more for the society or more for the people who are actually seeking for justice, जिनको justice चाहिए होता है, जिनको actually results चाहिए होते हैं, वो अगर मैं थोड़ा help कर पाता हूँ अगर being a part of the judiciary, so I think that would be the biggest service towards the society I felt, क्योंकि हर इंसान का लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए, तो I thought it might be my purpose to serve the society in this way. बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि इफ यू कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, कि किस तरीके से आप जितने जल्दी जस्टिस को डिलीवर कर सकते हैं, यू कैन पार्ट ऑफ दैट चेंज। सर, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो जो भी जुडिशरी में आते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता रहता है कॉलेज के फाइनल ईयर से, चाहे वो एलएलएम कर रहे हैं उसके बाद भी, कि उनको जुडिशरी की तरफ आना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। जी आप एक जी एडवोकेट थे, आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप 4 साल के बाद आपने सोचा कि जुडिशरी की तरफ आना है, तो आपको जी लगा इससे कि कुछ फायदा रहा आपके प्रैक्टिस करने का? जी। तो हमें लगा कि हमारा प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद रहा इन द सेंस कि इट एक्चुअली हेल्प मी इन द इंटरव्यू और द पर्सनालिटी राउंड जो था। क्योंकि देखिए, जब प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं या मेंस के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एकेडमिक वे में ही पढ़ाई करनी होती है, एकेडमिक वे में ही प्रिपेयर करना होता है। सो यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ बेनिफिट इन द प्रैक्टिसिंग एरेना, बिकॉज प्रैक्टिस जो होता है वो प्रोसीड्यूरल लॉ, जो हमारे रिटन डाउन स्टैट्यूटरी लॉज है, उससे काफी डिफरेंट होते हैं एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस। जो लोग लिटिगेशन लाइन में, उनको पता होगा कि जितना लिखा होता है उससे काफी ज्यादा और काफी वास्ट होता है ये प्रैक्टिसिंग का जो फील्ड होता है। तो आई बिलीव कि जो प्रैक्टिसिंग का फील्ड था या जो प्रैक्टिस फील्ड था, दैट एक्चुअली मेड मी वेरी मच कैपेबल कि जो जिनसे हम जब इंटरव्यू बोर्ड से हम जब बात कर रहे थे, व्हेनेवर आई वाज इंटरेक्टिंग विद द इंटरव्यू बोर्ड, आई वाज एक्चुअली वेरी मच कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग टू देम, बिकॉज हमें ये पहले से जो सीनियर्स हमारे थे उनसे जब बात किए थे कि इंटरव्यू में कैसे बात करें या कैसे प्रेजेंट करें खुद को, दे टोल्ड मी कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जो कॉन्फिडेंस आप एक लिटिगेशन के समय एक जज के सामने जब बात करते, जब प्रेजेंट करते अपना केस, जैसा कॉन्फिडेंस आपको पास होता है कि हाँ, वट एवर यू आर सेइंग, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द लॉ, अबाउट द पिटिशन, जितना आप जो दाखिल कर रहे हैं पिटिशन के बारे में पता हो, लॉ के बारे में, कानून के बारे में पता हो, यू गो लाइक दैट। क्योंकि जब इंटरव्यू बोर्ड होता है वो आपको लीगल एप्लीकेबिलिटी के बारे में वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि लीगल नॉलेज वो एग्जामाइन कर चुके होते हैं कि आप एक बीएलएलबी ग्रेजुएट है, या आप एलएलएम ग्रेजुएट, एलएलएम कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो दे नो कि यू आर एक्चुअली एक्वाइंटेड विद द लॉ, आपको लॉ की जानकारी है। अभी लॉ का एप्लीकेबिलिटी कितना होता है, ये जुडिशरी में शायद हमें लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे ढूंढ रहे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड हाउ मच बेटर वे यू कैन अप्लाई द लॉ विच यू हैव द नॉलेज अबाउट। So I think that practice thing helped me a lot in the interview round, जो काफी बहुत बहुत ही important round होता है, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स होते हैं, and your behavior and your attitude speaks a lot over there, your confidence level speaks a lot, उसमें बहुत help किया हमें शायद। सो यानी कि हम आपके एक्सपीरियंस से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपने प्रैक्टिस की वो आपको काफ़ी हेल्प की आपके इंटरव्यू स्टेज के लिए। जी अब सब आते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। जी जी। तो देखिए, वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस जो होते हैं वो एक्चुअली इज कंडक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एवरी ईयर जो पेंडेमिक छोड़ के जो भी नॉर्मल ईयर्स होते हैं, जो शेड्यूल होता है उन लोग का एकेडमिक शेड्यूल, वो लोग मार्च तक अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। वैकेंसीज काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स। लाइक हमारे यहाँ पे वैकेंसीज ऑलमोस्ट 25 से 30 के एवरेज में रहते हैं इन इन टोटल। उसमें भी कैटेगरीज होते हैं, रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरीज। सो वो मार्च बाई मार्च आपका एडवर्टाइजमेंट आते हैं। उसके बाद आपको 3 स्टेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देयर आर 3 स्टेजेस। द फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी स्टेज, विच इज एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहते हैं वहाँ पे। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना होता है। लेकिन वन कैच इज देयर कि आपको एवरी 3 रॉन्ग आंसर्स लीड्स टू 1 मार्क डिडक्शन। 3 आंसर गलत करने से आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे वहां से।
और यहाँ के कट ऑफ ऑलमोस्ट 50%, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 95-96 was the cutoff. 200 का टोटल पेपर होता है. लास्ट टाइम the cutoff for the unreserved category people were around 95-96. So I will suggest around 50 to 60% if you are able to do correctly without making any silly mistakes or negative marking के आप बच सकते हैं अगर आप तो around 50-60% of the correct answers is going to lead you to the next stage. अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं मेंस. मेंस में आपके 11 पेपर्स होते हैं. 11 में 8 आर कंपल्सरी पेपर्स एंड 3 आर द ऑप्शनल पेपर्स. अमंग्स द मेंस पेपर्स यू गेट इंग्लिश नंबर 1. नंबर 2 इज अ लैंग्वेज पेपर. लैंग्वेज में आपके चॉइसेस रहते हैं बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली एंड संताली. अब बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं या हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस है तो बंगाली कंपलसरी है. Bengali is not compulsory. Bengali is one of the options which you can choose for the language papers. So all the Hindi people students, a big welcome news for you guys. You can opt for this state exam as well. आप Bengali, Hindi, Urdu, Nepali and Santali में से choose कर सकते हैं. About the language. Number 3 we have the general knowledge and current affairs. There are 100 marks. और उसके बाद आते हैं आपके CPC 100 marks के पेपर होते हैं. उसके बाद criminal law में आपको CRPC और IPC दोनों को मिला के 100 marks होते हैं. 50 in group A and 50 in group B. And there is evidence act which is again a 100 marks paper. उसके बाद आपके आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी 100 मार्क्स के आते हैं. एंड द अदर लास्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट जो भी 50-50 मार्क्स के आते हैं और उसमें भी टोटल 100 मार्क्स है. सो देयर आर टोटल 8 पेपर्स 100 मार्क्स ईच इन कंपलसरी मेंस में. 3 ऑप्शनल पेपर्स आपको चुनने होते हैं. तो फ्रॉम ऑप्शनल पेपर्स यू गेट आपके पास 8 चॉइसेस होते हैं. 8 चॉइसेस में आपको एनी 3 चूज करने हैं. चॉइसेस इंक्लूड हिंदू लॉ, next is Muslim law, next is law of limitations and prescription, number 4 is law of partnerships, number 5 is law of constitution, Indian constitutional laws, and number 6 is insurance laws and other related laws. There is a company law as well. और आपके पास jurisprudence होंगे और एंड में आपके पास है ट्रस्ट, इक्विटी एंड स्पेसिफिक लिफ्ट. सो ये 8 चॉइस ऑप्शंस में से आपको एनी 3 चूज करने हैं. माय पर्सनल चॉइसेस वेर हिंदू लॉ, next was partnership act and number 3 was the law of limitation and prescription. अब क्यों हमने ये मेंस के ऑप्शनल में ये 3 चूज किए वो भी हम बता देते हैं. क्योंकि देखिए हिंदू लॉ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आई वाज इनटू प्रैक्टिस. सो हमने थोड़ा बहुत हिंदू लॉ के सिविल लिटिगेशन भी किए थे तो उसमें से डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन ये सब सारे चीज थोड़े हमने कवर अप कर चुके थे पहले. सो आई चोज हिंदू लॉ बिकॉज आई वाज एक्वाइंटेड कि उसमें कैसे करना है. Next was Partnership Act. Partnership Act is actually based on contract, Indian Contract Act की one of the part is Partnership Act. So आपका Contract Act चूंकि आपके मेंस कंपलसरी पेपर में आते हैं, so you can choose partnership so that आपका ये continuation में रहते हैं. तो it was my choice because of that. And law of limitation was my choice because simply वो बहुत छोटा एक्ट है. सच बता रहे हैं क्योंकि आपको मेंस के कंपलसरी पेपर्स के लिए बहुत सारे पेपर्स को कवर अप करने होते हैं. So once you get to have a chance कि आपको कोई एक स्मॉल पेपर मिले जो छोटा लेंथ वाइज या स्टैट्यूट के सेक्शंस वाइज कम मिले तो लिमिटेशन हमें बहुत कम मिले क्योंकि ऑलमोस्ट 30 सेक्शंस है उसमें. 27-28 सेक्शंस यू कवर अप, आपका पूरा एक्ट हो जाता है. और लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आप थोड़ा पढ़ लेते तो इट्स अ गुड डील कि आपको 100 नंबर आपको कम पढ़ाई करने से भी मिल जाएगा. कम पढ़ाई इन द सेंस आपको कम मेहनत करनी पड़ती है. So this was the main stage. After this main stage is over, you get into the interview round. अब interview round या personality test जिसको कहते हैं वो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं. अब जो लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल है हम उनको पहले क्लियर कर देते हैं कि जो हिंदी या जो अपने लैंग्वेज पेपर में हिंदी चूज करते हैं दे आर गोइंग टू बी इवेल्युएटेड इन दिस राउंड फॉर द बंगाली. अपार्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी टेस्ट विच जो आपसे वो इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेंगे, लास्ट के 5 या 10 या 15 मिनट आपसे पूछा जाएगा आपका बंगाली रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एबिलिटी थोड़ा आपसे टेस्ट किया जाएगा. आपको बहुत फोकस नहीं करने हैं. जनरली वो आपको कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल से रीड आउट करके देते या डिक्टेशन देते जो आपको रीड आउट करने हैं. जो हमने दूसरे एस्पिरेंट से पूछे हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उन्होंने हमें बताया कि उनको एक रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है बंगाली के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग हिंदी चूज कर रहे हैं लैंग्वेज पेपर के लिए उनको इंटरव्यू राउंड में ये एक चीज कवर अप करनी है. अदर देन दैट इंटरव्यू राउंड इज ऑल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरव्यू राउंड इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आप कितना स्माइलिंग, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और कितना कॉन्फिडेंटली आप जो लीगल एप्लीकेशन है, जो लीगल नॉलेज आपके पास है उसका जवाब आप कैसे देते हैं, वो उससे वो इम्प्रेस होते हैं आई बिलीव. और आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाता है जिसका जवाब आपको नहीं आता हो तो डोंट बीट अराउंड द बुश. जितना आपको पता है प्लीज उतना ही जवाब दीजिए और जो आंसर आपको नहीं पता या नहीं याद आ रहा है यू बी वेरी पोलाइट एंड वेरी, आप ह्यूमिलिटी के साथ ये कह सकते हैं कि नहीं सर हमें भी ये समय याद नहीं आ रहा है या आंसर हमें पता नहीं है. आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन ताकि आप गलत आंसर देने
पता वो आप क्लियर कट बताएं। इस ऑल्सो गिव्स अ बेटर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। वो इंटरव्यू बोर्ड के पास आपके लिए एक अच्छा छवि या एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है कि हाँ, इनको जो अभी शायद कोई भी सिचुएशन के कारण आपको याद नहीं आ पा रहे हो या आपको पता नहीं हो, दैट्स अ बेटर थिंग टू से rather than गिविंग देम अ रॉन्ग आंसर व्हिच क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। उनके पास एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। तो दिस इज द होल थिंग। और जो प्रीलिम्स के एग्जाम है उसके मार्क्स बस क्वालिफिकेशन के लिए काउंट करते हैं। उसको वो 200 मार्क्स में आपको जितना भी मार्क्स मिले वो बाद में काउंट अप नहीं होता है। ओनली फॉर द क्वालिफिकेशन टू मेंस उसका रिक्वायरमेंट है। बाकी आपको 1100 मेंस में और 100 नंबर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू राउंड से टोटल 1200 में आपका एग्जाम होता है। दिस इज ऑल द होल पब्लिक सर्विस कमीशन और कंडक्टेड डब्ल्यूबीजीएस इज ऑल। आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया है इस पूरे एग्जामिनेशन को, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिलेगी इससे। प्रीलिम्स की आपने बात की, खाली क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये सबसे पहला स्टेज है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो जी किन किन जी। बातों का ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए हमारा स्ट्रेटेजी, जो हमारा सजेशन रहेगा, या हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाए थे अपने लिए, दैट वाज कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हमें कर्टेल करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे चूंकि ये मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए ही है और इसको बाद में कोई वैल्यू नहीं रखती या बाद में इसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको 200 में 200 ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत स्ट्रेटेजी होगा कोई भी एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि थ्री रॉन्ग आंसर्स लीड्स टू 1 मार्क रिडक्शन, तो देखा जाएगा कि शायद आपने अच्छा पेपर किया हो लेकिन आपने इतने गलत सारे आंसर्स भी डाले होंगे ताकि आपके कट ऑफ से मार्क्स नीचे चले जाते हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए कोई उस समय हेल्प नहीं हो पाए। आपको ध्यान रखना होगा ये चीज के लिए कि जितना आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि हाँ ये आंसर हमें पता है, पहले आपको कॉन्फिडेंस है कि दीज 100 या 120 नंबर आई एम गोइंग टू गेट फॉर श्योर, यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोज आंसर्स, यू ट्राई टू मार्क दोज आंसर्स करेक्टली। उसके बाद अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, सुपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है चलो और 10 या 15 नंबर के लिए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन ओनली यू गो फॉर दैट। दिस वाज माय पर्सनल स्ट्रेटेजी। आई पर्सनली अटेम्प्टेड ऑन अराउंड 130 134 क्वेश्चंस, सो दैट आई न्यू कि अगर इसमें से 10-15 गलत भी होते हैं तो 4-5 या उसमें 10 मार्क्स रिडक्शन कीजिए और यहाँ पे 5 नंबर रिडक्शन कीजिए, तो अराउंड 15 मार्क्स रिडक्शन भी होते हैं हमारे, तो अराउंड 100 के प्लस हमारा एटलीस्ट मार्क्स मिलेगा। तो एक्चुअली कट ऑफ के लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो कट ऑफ क्लियर आउट हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसके ऊपर हमें और इससे ज्यादा मार्क्स हमें यहाँ पे जरूरी भी नहीं होता। नेक्स्ट इज जो आप इसके लिए हमने जो पर्सनली जो बुक हमने प्रेफर किया था वो था सिंगल्स का, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बुक आते हैं और एक यूनिवर्सल्स का भी गाइड टू जुडिशियल सर्विस का बुक आते हैं। तो उसमें से बहुत सारे अपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत सारे आपको वहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं घर में बैठ के। सब हर समय ऐसा नहीं है कि यू हैव टू चेक द आंसर्स, जो भी आंसर्स दिए हो जो आपको करेक्ट लगते हैं। आई इट वाज माय हैबिट कि एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट वाज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, rather than द आंसर की जो पीछे दिया रहता है। उससे भी हमने कभी कभी चैलेंज करके देखे कि नहीं, की को खुद ही चैलेंज करके देखते हैं कि हाँ आपको सही पता है तो की भी गलत हो सकता है। तो दैट इज अ स्ट्रेटेजी यू कैन टेक अपॉन। और जो बेयर एक्ट होते हैं, बेयर एक्ट के कंटेंट्स और बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइम्स, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर कमिंग गोइंग टू कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट, कि वो लोग सेक्शन का हेडिंग उठा के देके पूछते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन के साथ रिलेटेड होता है या कुछ भी। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2 इसकी आपको कितना करना है कट ऑफ के लिए वो ध्यान में रखिए, ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टू हेल्प यू आउट कि हम बहुत सारे सॉल्व करते हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। थर्ड इज यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ हमने बेयर एक्ट को अच्छे से सॉल्व किया है। और कोई भी आपको, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यही बुक्स आपको खरीदने हैं, कोई भी आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं, इट वाज माय पर्सनल चॉइस। और हमने सेल्फ स्टडी की है, कोई भी ट्यूशन के पास आप पढ़ते हैं या कोई सर के पास जाते हैं तो वहां से भी आपको देख सकते हैं कि जितना हो सके आप एमसीक्यूज कवर अप कीजिए। द मोर प्रैक्टिस यू डू, द मोर एमसीक्यूज कवर अप, वो आपको एग्जाम हॉल में उतना कॉन्फिडेंस देगा, कि इतना कॉन्फिडेंट बनाएगा कि हाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता होता है। याद करने से क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई करते हैं कि दे टेंड अप मार्किंग अप द आंसर्स ऑफ द एमसीक्यूज। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का पता है कि बी ऑप्शन है, तो आपने याद करके रखा, आपने बी ऑप्शन मार्क कर दिया। उन्होंने चालाकी करके क्या किया होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑप्शन को जंबल कर दिया हो, तो शायद वो बी आंसर गलत हो और आपने बिना देखे बी को टिक मार दिया, तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। और नेगेटिव मार्किंग दूसरे स्टेट्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बंगाल में नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग से आपका कट ऑफ का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे आप पीछे चले जाते हैं और आपका मार्क्स कम होते जाते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं
जो शायद आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल कैटरिंग टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशंस, क्योंकि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपने दिव्यांशी जी ने कहा अभी कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन से आपको पता चलता है कि वेदर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एंड देन सब्सिक्वेंटली टू द इंटरव्यू राउंड। सो गिव adequate time and adequate importance to your prelims examinations and try to cover up as many MCQs as you can and try to understand what the BEAR Act says about the BEAR Act languages, which is going to help you a lot. प्रीलिम्स की तो बात कर ली, जो कि क्वालिफाइंग होता है खाली। आगे चलते और बात करते हैं मेंस की, जो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होता है, 1100 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरी एग्जामिनेशन का। किन किन बातों को ध्यान रखना है, मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी, जैसे आपने कहा कि मेंस इज द एक्चुअल बैटलफील्ड। हमें जितना इट वाज माय एज पर माय ओपिनियन कि आप मेंस में इतना अच्छा करने की कोशिश करो या मेंस का एग्जाम इतना अच्छे से दो, इतना निष्ठा से दो, ताकि आपको इंटरव्यू में उतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। बिकॉज इंटरव्यू का कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। ये वेस्ट बंगाल जुडिशियल का नियम है कि देयर इज नो मिनिमम कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू राउंड। वट एवर द इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड्स यू आर गोइंग टू गेट दैट। वो उनका डिस्कशन पावर है, उनका डिस्कशन में आता है, उनके अंडर होता है। तो आपको पता नहीं होता है कि उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। सो दिस 1100 राउंड इज मार्क्स इज गोइंग टू एक्चुअली डिसाइड योर फ्यूचर, कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। इट डिसाइड्स योर रैंक एज वेल, कि आपको कितने रैंक में आएंगे आप। तो इम्पोर्टेंट है कि जो कि ये सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कि हमें पास करना होता है, इसमें हमें रैंक भी गैदर करने होते हैं, तभी हमें सिलेक्ट होते हैं। और वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस का हमने पहले ही बताया कि इसमें वैकेंसीज कम होते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10-15 में आपको रैंक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंस की स्ट्रेटेजी में अब हम कहेंगे, जितना हमने स्ट्रेटेजी अपनाया था कि प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत बहुत हेल्प हो सकता है वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस में, ताकि यू गेट टू नो द पैटर्न whatever the public service commission is going to whatever the board is going to ask you the questions, whatever the questions are going to come from each paper or each subject, you have to try to at least solve 10 to 12 or 10 to 15 years previous year questions, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जनरली जो ऑप्शनल पेपर्स को छोड़ के जो मेंस के कंपलसरी पेपर्स आते हैं, वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मार्क्स ईच। और उनमें भी कभी कभी पार्ट्स क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 5+5, 6+4, 7+3 पार्ट्स भी होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कितना लिखना है और कितना हमें सवाल क्या, कितना हमसे पूछा गया है, उसमें कितना सेक्शन चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना मटेरियल हमें लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बहुत बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपको मैं दे सकता हूँ कि घर में बैठे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब कोई जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई टीचर के पास या कोई ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, वो मॉक टेस्ट कैसे दे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द मोर क्वेश्चन पेपर्स यू सॉल्व एट योर होम, द मोर यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू सिट इन द मेन हॉल। क्योंकि मेन हॉल वो एक जगह होती है जहाँ पे आपको जहाँ पे कोई आपका नहीं होता है, वो आप अकेले हो। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर, योर माइंडसेट शुड बी दैट कि वहां पे हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने जब एग्जाम दिया, हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखे या सुने जिन्होंने कहा कि हमने पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया, हमसे 5 नंबर छूट गया या 10 नंबर छूट गया। तो दैट इज अ वेरी बिग ब्लंडर दे हैव मेड। आई पर्सनली बिलीव कि आपको पूरा पेपर टाइमली सॉल्व करना है। फॉर दैट रीजन ट्राई टू सॉल्व एज मेनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल, क्योंकि द मे जब आपने एक पूरा पेपर को सॉल्व कर दिया 3 घंटे में ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस या आपके अच्छे मार्क्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये घर में बैठ के लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए। हाँ, दिस इज नॉट द लिमिट कि हाँ बस इतना ही करने से हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाउ इन व्हाट वे दीस पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस। क्योंकि प्रोसीड्यूरल लॉ के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं या सब्सटेंटिव लॉ के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि हाउ टू प्रोसीड विद दीज लॉ पेपर्स। और चूंकि हमारे यहाँ पे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के प्रोसीड्यूरल लॉ पेपर्स होते हैं जो काफी वास्ट सिलेबस के होते हैं, तो हमारा स्ट्रेटेजी उस टाइप से रहा था कि उसमें से आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं चैप्टर्स में से ज्यादातर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, तो गिव मच प्रेफरेंस टू दोस चैप्टर्स। इट्स नॉट लाइक कि आपने बाकी पेपर्स या बाकी चैप्टर्स को ओवरलुक करने। कोई भी चैप्टर को जुडिशियल सर्विस में मेरा सजेशन होगा, कोई भी सेक्शन को या कोई भी चैप्टर को आप ओवरलुक मत कीजिए। आप बुक के कवर पेज से एंड पेज तक पूरा कवर अप करने की कोशिश कीजिए। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, लेकिन दैट इज व्हाट जुडिशियल इज ऑल अबाउट। क्योंकि आपका ये टफ है, इसीलिए आपको इतने सारे व्हाट यू से आपको इतने पावर या आपकी इतना आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस या आपको इतने सारे फैसिलिटीज मिलेंगे इसी के चलते। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी होती है। आई यूज्ड टू स्टडी
आप हमसे पूछेंगे तो हम इनिशियली 10 से 12 घंटे पढ़ते थे और एग्जाम के पहले 15, 16, 17 घंटे हमने पढ़े हैं। जो जो भी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कम पढ़े हैं, उनका वो स्ट्रेटेजी रहा होगा, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि हमें बहुत पढ़ना होता है। हमें आई एम नॉट दैट गुड इन मेमोराइजिंग, हमें उतना मेमोराइज करना या मार्कअप करना उतना हमसे हो नहीं पाता है। तो हम कोशिश करते थे कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्लियर रहे, तो ताकि हम अच्छे से आंसर लिख पाए। और क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं कि आपको बैरेट का लैंग्वेज ही लिखना है, ये मेरा स्ट्रेटेजी नहीं था। कोई कोई कहते होंगे कि बैरेट का लैंग्वेज आपको पूरा लिखना है, ऐसा हमारा स्ट्रेटेजी नहीं था। हमने पूरा बैरेट के लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया। कोशिश किया कि जो जो लीगल वर्ड्स है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको यूज करके, बाकी अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करके जितना हमसे आंसर हो सका, जितना हमने समझा लॉ को, कॉन्सेप्ट को, सेक्शन करेक्ट लिख के, अंडरलाइन करके हमने ये आंसर पुटअप किए। और उनमें हमने कोशिश किया कि बुलेट पॉइंट से हमने आंसर लिखे, ताकि हमें याद करना या हमें सोच के लिखना भी हमसे आसानी हो सके, और जो आंसर चेक कर रहे, जो एग्जामिनर है, उनको भी चेक करने में आसानी हो सके कि हाँ अपने आंसर इतने अच्छे फॉर्मेट में लिखे, इतने अच्छे सिलेक्टिव प्रोसेस में लिखे, इतने अच्छा बुलेट पॉइंट से लिखे, ताकि इट हेल्प्स देम एज वेल टू एग्जामिन योर पेपर। और एक तीसरा सवाल लोगों के मन में आते हैं या एक्सपीरियंस के मन में आते हैं कि केस लॉस, कितने सारे केस लॉस पढ़े सर, कितने सारे केस लॉस करने चाहिए। केस लॉस में उतना आपको भटकना नहीं है कि केस लॉस पे ही भटकते जाए और बाकी पेपर, लॉ पेपर हमने ओवरलुक किया, नहीं। केस लॉस के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाया वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के लिए कि 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, यू ट्राई टू राइट 1 केस लॉ। अगर नहीं हो पाता है तो इलस्ट्रेशन आप यूज कीजिए। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश कीजिए 2 केस लॉज इज एनफ। और अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, तो कोशिश कीजिए 3 केस लॉज। उससे ज्यादा केस लॉज के ऊपर आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। इट एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द मेन लीगल एक्यूमेन या मेन लीगल टॉपिक्स जो आपको ज्यादा फोकस करने चाहिए। लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ शुड बी मोर देन क्लियर, ताकि जो सब्सटेंटिव लॉ के पेपर्स आते हैं, कि आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी एक्ट है, इसमें से आप कोशिश कीजिए कि आप इलस्ट्रेशन देके आप आंसर लिखे। जो इलस्ट्रेशन, अगर ऐसा नहीं कि आपको बैरेट का ही इलस्ट्रेशन यू हैव टू फॉलो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड यू हैव टू फॉलो द बैरेट illustrations only, you can make your illustrations on your own। आप खुद से भी illustrations करेक्ट करके, लॉ को चेंज नहीं करके, जो एक्चुअल लीगल पॉइंट है उसके ऊपर आप खुद से भी illustration बना के देख सकते हैं, which actually gives a good impression to the examiner कि हाँ इनको, इन बंदे के, इन स्टूडेंट के पास, इन एस्पिरेंट के पास लॉ का नॉलेज या लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो आई थिंक इफ यू फॉलो दीज 3-4 स्ट्रेटेजीज, आई थिंक वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के लिए या कोई भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक स्ट्रेटेजी विच यू गाइस शुड बी हैविंग। हमारे यहाँ पे जजमेंट राइटिंग या इशू फ्रेमिंग वाला पेपर आता नहीं, तो उसमें हमने ज्यादा फोकस नहीं किया था। जो दूसरे स्टेट्स के वो अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी और नॉट नीदर इन ऑप्शनल पेपर इन वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज येट। सर आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना है, बैरैक्स को कैसे पढ़ना है। जो आपने पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें, अपनी प्रिपरेशन को कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटें। जी, तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे या कोई भी जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने पूछा, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली कि आप जब एग्जाम वो मॉक टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें तो टाइम में लिखना होता है, 3 आवर्स टाइम यू गेट। तो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस में क्या है, ये एक पॉइंट में बोल देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के जो मेंस पेपर है, इसमें से डेली आपको 2 पेपर करने होते हैं, दो एग्जाम लिए जाते हैं आपको। सो देयर इज अ 3 आवर एग्जाम फ्रॉम 9 to 12, 9 से 12 एक पेपर होता है, फिर 12 से 2 आपको टाइम देता है, और 2 से 5 बजे आपका दूसरा पेपर होता है। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और ये कंटिन्यूसली रहता है 4-5 दिन तक। बीच में अगर हॉलीडेज हैं तो ठीक है, इफ यू आर लकी आपको हॉलीडेज मिल सकते हैं। अगर हॉलीडेज नहीं मिलते तो देयर इज अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 to 6 days, जहां पे आपको एवरी डे 2 पेपर्स आपको अटेंड करने हैं। तो ये चीज के लिए आपको घर में बैठ के टाइम मैनेजमेंट, जो आपको मॉक टेस्ट के लिए आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हाँ, आई हैव टू राइट 3 + 3 6 आवर्स एग्जाम इन अ डे, आई हैव टू गो होम एंड कम बैक टुमारो अगेन। अगले दिन आपको बैठ के फिर से 6 घंटे का एग्जाम देना है। सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज द रूटीन, जो आपको रूटीन बनाने चाहिए घर में बैठ के, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स है, 11 पेपर है, उनमें से भी शायद 1-2 पेपर में डबल सब्जेक्ट से, लाइक सीआरपीसी आईपीसी का मर्ज करके दिया गया है, या कॉन्ट्रैक्ट टॉट को मर्ज करके दिया गया है। तो आपको ये इसमें भी ध्यान देना है कि हाँ, हमें एवरी डे हमें कितना आवर्स पढ़ने, कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। कोई स्टूडेंट हो सकते हैं जो जिन्होंने 4-5 घंटे पढ़ के समझ सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 10-12 घंटे लगते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए कि हाँ, हमें बहुत टाइम लग रहा है तो हम डल है या हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आई माई सेल्फ यूज्ड टू स्टडी, हमने पहले ही बताया, आई माई सेल्फ यूज्ड टू स्टडी 10 से 12 घंटे इनिशियली, उसके बाद हमने 15-16 घंटे डेली पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं था कि आई वाज डल, कि हमसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन I did that to make sure, I did that
हैव टू इंश्योर कि माय चांसेस आर हाई। आप जितना ज्यादा कवर अप करोगे, जितना आप अच्छे से बेरट को फॉलो करेंगे, या जो भी कमेंट्री बुक या जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं, जितना आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे उतना आपके चांसेस हाई होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए डेली रूटीन बनाने की, डेली टाइम मैनेजमेंट करके रखिए कि हाँ, हमने 3-4 घंटे पर सब्जेक्ट को देने, तो 3 या 4 सब्जेक्ट डेली आप कवर करने की कोशिश कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यू मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस लैंग्वेज पेपर डेली। इंग्लिश और लैंग्वेज या जीके जो पेपर होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये जुडिशियल सर्विस एग्जाम है तो हम लोग लॉ के पेपर पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वी टेंड टू ओवरलुक द जीके एस्पेक्ट, द लैंग्वेज पेपर एंड द इंग्लिश पेपर। हमें इक्वल फोकस या इक्वल बैलेंस मेंटेन करके सारे पेपर्स को इक्वल फोकस देने हैं। आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो 10th या 12th के बाद हमें काम नहीं आते। कॉलेज लाइफ में ऑलमोस्ट लॉ इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज पेपर जो भी है, हिंदी बंगाली जो भी है, हम लोग वो फॉलो नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमसे वो टच छूट जाता है, और क्या होता है कि हमें स्पीड घट जाती है हमारे लिखने की। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये स्पीड बरकरार रखे, कि लैंग्वेज पेपर का ऐसा ना हो कि आपने लॉ पेपर बहुत अच्छे से किया लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप लैग आउट करके पीछे रह गए, तो आपका रैंक पीछे हो जाएगा या आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉट ओनली द लॉ पेपर्स बट at the same time the language papers should also be taken care of. English paper and the GK current affairs aspect should be also be taken care of. Current affairs से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यहाँ पे। वेस्ट बंगाल जुडिशियल में 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं जीके करंट अफेयर से, उसमें सारे 12 नंबर के ऐसे टाइप के आंसर्स 4 आपको लिखने होते हैं इन द ग्रुप ए। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो भी करंट टॉपिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया के करंट रिलेशन है, उनमें से आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि हाँ, आपको ऐसे टाइप आंसर्स लिखने हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, हमें 12.5 मार्क्स के आंसर लिखने हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें लिखना होगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा लिखने से नहीं होगा। 12.5 मार्क्स रिक्वायर्स अ बिट ऑफ राइटिंग, अ बिट ऑफ कंटेंट इन योर आंसर। सो उसमें उस टॉपिक से आपको जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, भूगोल से क्वेश्चन आ सकते हैं। इट कैन कम फ्रॉम बायोलॉजी, इट कैन कम फ्रॉम मेडिसिन, इट कैन कम फ्रॉम जीके, इट कैन कम फ्रॉम एनी टॉपिक। सो यू हैव टू हैव अ लार्जर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि हाँ, हमारे पर्सपेक्टिव है, जो स्टडी इसके पर्सपेक्टिव है, उसको थोड़ा ब्रॉडली थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा उसको वेंचर आउट कीजिए कि कितने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अनसीन पेपर है। इसमें से जितना आप हो सके आप मार्क्स कवर अप कर लेंगे, तो आप बाकी के साथ compete करने से आप थोड़ा आगे चले जाएंगे। योर कंपटीशन इज स्मूदर व्हाइल यू गेट गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड द जीके पेपर। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। सो इस पे भी आपको टाइम मैनेजमेंट देना है। एवरी डे आपको थोड़ा सा टाइम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी देने हैं, आपको इनके पे भी फोकस करने हैं। और डेली रूटीन बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू ट्राई टू मेक अ डेली रूटीन, डेली हैबिट कि हाँ, हमें 3 या 4 सब्जेक्ट डेली कवर अप करने, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड द मेंस पेपर्स। सो आप लैग नहीं कर जाते, ताकि ऐसा सिचुएशन आ सकते हैं कि हाँ, वंस यू टेंड टू प्रिपेयर, और मेंस पे आप ज्यादा फोकस कर देते हैं और प्रीलिम्स के लिए आप फोकस नहीं करते। तो एवरी डे आप टाइम मैनेज करके रखिए कि ताकि आप आधा घंटा या 1 घंटा आप डेली एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, एट द सेम टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, ताकि एक पैरिटी मेंटेन हो। आप आईपीसी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आईपीसी का ही प्रीलिम्स में भी फोकस कीजिए, आप आईपीसी का ही एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ताकि दोनों एक ही साथ प्रिपेयर हो सके। इट्स अ स्ट्रेटेजी आपको खुद को फॉर्म करने हैं, क्योंकि आपके पास कोई टीचर नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। सो इट्स अ सेल्फ मेड स्ट्रेटेजी जो आप अपनाइए। वट एवर फ्लोट्स योर बोट, जो आपको जो वट एवर हेल्प्स यू आउट, जैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी इजी स्ट्रेटेजी आई मस्ट से, कि आप दोनों पेपर को एक ही साथ फॉलो किए, दोनों पेपर को एक ही साथ, दोनों एग्जाम के लिए एक ही साथ प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप पीछे नहीं हट जाते कोई भी पर्टिकुलर एरियाज। सर बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि सेल्फ स्टडी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं, और अपार्ट फ्रॉम लॉ सब्जेक्ट्स जो जीके है, लैंग्वेज पेपर है, उनको भी अच्छे से ध्यान दें। सर, हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? जी, so initially I just mentioned about study IQ की study IQ while I was preparing for the judicial service, जब हमारे मेंस के रिजल्ट्स आउट हो गए थे, तो इंटरव्यू राउंड के पहले तो I was actually a bit nervous. To be very frank, ऐसा नहीं है कि हम नर्वस नहीं थे. It was my first time, I am saying. तो I was nervous. I used to contact almost everybody who has been there, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, पास कर गए, सिलेक्ट हो गए, जो भी हो. तो at that point of time I used to go through a lot of interviews online. जो YouTube में चैनल है आपके स्टडी IQ, I used to go through a lot of interviews of the other state toppers और other state qualified candidates जो थे, उनके इंटरव्यूज हमें बहुत हेल्प किए टू फाइंड आउट द स्ट्रेटेजी कि हाँ, इंटरव्यू राउंड के लिए हमें कैसे प्रेजेंट करने हैं खुद को, हाउ टू especially the interview round actually helped me a lot. The study IQ channel of YouTube which you guys have, हमें बहुत हेल्प किया कि हमें पता करने के लिए हाँ, हम how to present myself, how to talk before the interview board, how to be confident enough. So a big thanks to study IQ team, and you guys are doing an awesome job.
वी फील इट प्रिविलेज कि हम आपके जर्नी का छोटा सा हिस्सा बन पाए. Can you please share a little experience of your interview test? So my interview actually went pretty smoothly. Okay, so ये एक लोगों का मिथ है कि हाँ इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हैं या इंटरव्यू रूम में आप जाते हैं आपको ग्रिल किया जाता है. जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको बहुत कठिन सवाल पूछते हैं या बहुत टफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू. इट्स नथिंग लाइक दैट. आई वाज नर्वस. Whenever I entered the room, they made me very much comfortable. हमें बहुत तसल्ली दी उन लोगों ने कि we understand it's your first time. Don't be nervous. Try to answer as confidently as possible. There were times कि they actually helped me out कि in what that I am actually proceeding with my answer in a right way. कि हमने जो आंसर बोलना स्टार्ट किया था या जो प्रेजेंट कर रहे थे वो राइट डायरेक्शन में था. हमारे भी कॉन्फिडेंस कभी लैग कर गए तो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मी फॉर मी. बट इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब हमने गए तो एक्चुअली देयर आर 3 पैनलिस्ट इन वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस इंटरव्यू बोर्ड. सो दे टेंड टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहे कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे मे आस्क यू फ्रॉम एप्टीट्यूड, दे मे आस्क यू फ्रॉम जीके, दे मे आस्क यू अबाउट योर हॉबीज. जैसे हमसे पूछा गया अबाउट माय बैकग्राउंड, अबाउट माय स्टडीज, अबाउट माय college life, about my parents, and then they actually started asking me about my aptitude, general aptitude, about my city, about my country. So questions were being asked from there. Then legal questions were covered from a lot of topics. I should mention some of the topics, like a question from res judicata was being asked. Questions were asked from topics like REITs, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. आर्टिकल 15, 16 पे सवाल पूछे गए हमसे. उसके बाद हमसे पूछा गया क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एड इंटरिम इंजंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे. आर्टिकल सेक्शंस 32, 33 एंड 50 ऑफ द एविडेंस एक्ट पे भी वो लोग काफी ध्यान देके पूछे. हमसे पूछा गया कि व्हाई आई वांट टू बिकम अ जज. So there were questions from every arena, and a very important point I want to make here is जो current legal topic के ऊपर भी आपको काफी ध्यान होने चाहिए. आपको काफी मॉनिटर करने चाहिए आपको आपके अराउंड में कि क्या लीगल phenomena चल रहे in your country, in your state, because my interview went in the month of March. So at that point of time in February March, the transit remand का जो केस था जो बॉम्बे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे वो काफी हॉट टॉपिक था उस समय कि ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट बेल, इसके ऊपर भी हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे. सो आई बिलीव कि यू शुड बी एक्वाइंटेड, यू शुड बी वेल वर्स्ड. आपको ध्यान रखने चाहिए, आपको मॉनिटर करने चाहिए कि क्या एक्चुअली केसेस चल रहे हैं, क्या एक्चुअली लीगल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं, नॉट ओनली इन योर कॉलेज या इन योर लोकेलिटी बट आल्सो इन द कंट्री. जो पूरे देश में क्या हॉट टॉपिक चल रहे हैं केस के ऊपर या कोई लीगल टॉपिक के ऊपर, उसको भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड फ्रॉम देयर. एंड आई बिलीव कि आई इम्प्रेस्ड देम विद माय आंसर बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी विद मी व्हेन आई वेंट आउट. व्हेन आई वाज कमिंग आउट दे एक्चुअली विश मी लक. सो आई बिलीव आई इम्प्रेस्ड देम अ लॉट. सो माय इंटरव्यू राउंड वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी पीसफुल. बहुत अच्छा रहा. Some tips and suggestions for the students preparing for West Bengal Judicial Services and also other judiciary examinations. सो माय सजेशन वुड बी कि आप कोई भी पेपर्स कोई भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो देयर आर स्टेजेस इन एग्जामिनेशन. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अगर प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. ऐसा नहीं कि बस आज प्रीलिम्स के लिए करते हैं, वंस आई क्रॉस द प्रीलिम्स, वंस आई क्वालिफाई द प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस के लिए ट्राई करते हैं. उतना समय नहीं रहता है. यू डोंट गेट द टाइम. ठीक है, तो आप दोनों एक साथ स्ट्रेटेजाइज करके स्टडी कीजिए कि दोनों एग्जाम के लिए हम एक साथ प्रिपेयर करते हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू इन द इंटरव्यू राउंड एज वेल. In West Bengal Judicial Service you get some time before the interview round, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच में बहुत कम समय रहता है. ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम समय रहता है कभी कभी. सो आप ये ऐसा मत सोचिए कि अभी पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम होगा एग्जाम हॉल में. सो मेंस पेपर के लिए आपको ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है. कोई भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आपको कितने आवर्स में या कितने टाइम में आपको आंसर लिखने हैं, कितने मार्क्स के लिए आंसर्स आते हैं और क्या आपसे सवाल पूछा गया है. जो सवाल आपसे जितना पूछा गया उतना ही जवाब दीजिए. आगे पीछे उतना हिस्ट्री लिखने का कोई जरूरी नहीं होता है. कोई कहते हैं कि कितना वर्ड लिमिट होना चाहिए सर. देखिए, कोई क्वेश्चन पेपर में अगर आपको वर्ड लिमिट मेंशन किया गया है then that is specific. Other than that, if word limit is not mentioned, try to be as crisp as possible, try to be as point to the point as possible. Use bullet points ताकि जो आप लिख रहे हैं, आप जो आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं या आप आंसर जब लिखने की कोशिश करते हैं मेंस एग्जाम में, आपको भी याद रखने में या आंसर लिखने में हेल्प हो. और जो पेपर आपको चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है, उनको भी बेनिफिट हो कि आपका पेपर वो कैसे चेक कर पाते हैं, कैसे आपको मार्क्स अच्छे से दे पाते हैं. क्योंकि और अंडरलाइनिंग
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अंडरलाइनिंग, आपको पेन का कलर चेंज नहीं करना. इफ यू आर यूजिंग वन सिंगल पेन, ट्राई टू यूज दैट पेन ओनली, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है. 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो ट्राई टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. छोड़ के मत जाइए कि अभी लिख लेते हैं बाद में अंडरलाइन करें. अगर संग संग समय मिलता है, इफ यू गेट द टाइम while writing the answer, you continue underlining there, so that आपको बाद में इसके लिए आप मिस आउट ना कर जाए कि आप 4 आंसर्स में आपने अंडरलाइन किया और एक आंसर में अंडरलाइन नहीं कर पाए. तो ऐसा नहीं होनी चाहिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमें कॉलेज लाइफ में शायद ये कहते हैं कि ऐसा होता है यूनिवर्सिटी पेपर में. हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप अगर आपके पास 5, 6 या 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आप इनिशियल के क्वेश्चंस अच्छे से लिखिए, इनिशियल के आंसर्स अच्छे से लिखिए, और जो कंक्लूजन के आंसर है वो अच्छे से लिखिए. बीच में 1-2 आंसर कम भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा जुडिशरी में मत कीजिए, ऐसा जुडिशरी में कॉन्सेप्ट मत लाइए दिमाग में. यू हैव टू बी वेरी गुड एंड हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल योर आंसर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. आपको ऐसा नहीं कि पहला आंसर आपने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत सारे केस लॉज दिए, और बीच में कोई आंसर आपने अच्छे से लिख नहीं पाए और केस लॉज नहीं दिए. ऐसा मत कीजिए. आप ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, ट्राई टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम कि हाँ, जितने सारे आंसर्स लिख रहे हैं, अगर एवरेज है तो सारे आंसर्स एवरेज लिखिए. कोई एक आंसर बहुत अच्छे से लिखना है तो बाकी आंसर्स बहुत खराब नहीं होने चाहिए. सो स्टडी अकॉर्डिंगली की आपको हर एक पेपर, हर एक आंसर आप कर पाते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्राइंग टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम. समय में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. दैट एक्चुअली इंक्रीजेस अ लॉट ऑफ योर चांसेस. अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत आपको हेल्प हो सकती है. एंड इंटरव्यू के लिए आप कॉन्फिडेंट रहिए, हैव अ स्माइलिंग फेस, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू नो, एंड बी आल्सो कॉन्फिडेंट कि आपको ये पता नहीं तो भी आप कॉन्फिडेंटली बताइए कि सर हमें पता नहीं. डोंट बीट अराउंड द बुश. दीस आर द स्ट्रेटजीज व्हिच आई कैन शेयर विद यू गाइस. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी. आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाया जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है. थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, एंड वी विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस. थैंक यू. थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू स्टडी आईक्यू टीम.